चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में कैसे बनता है। ठीक है, किसकी मदद से बनता है। तो कल तो मैंने डिस्कस जैसा किया था कि इलेक्ट्रिक करंट को जो बनाने का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अगर किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होगा। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म क्यों नहीं होता, वजह क्या है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, आइए देखते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, मतलब इस कंडक्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किया है, इस कंडक्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किया है, तो मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया है, कौन है जी, ये म्यूट किसका नहीं है, आवाज़ आ रही है। चलो, हाँ, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किए हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो क्या होगा सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है सर, कंडक्टर में रैंडम मूव करना, इधर उधर भटकते रहना। और कंडक्टर के अंदर करोड़ों अरबों मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कहने ही नहीं है। कितना डेंसिटी, कल हमने बताया 10⁻28 ऑर्डर में रहता पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कंडक्टर में, इन जनरल तो 10⁻28, तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, मिलियन ट्रिलियन सब पार कर जाएगा सर इतना। जब रैंडमली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है कंडक्टर में तो टक्कर भी होता होगा, ऑब्वियस है टक्कर होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से टकराया, दूसरा थोड़ा सा ज्योमेट्री समझने के लिए बड़ा बना रहा है, ठीक है, टक्कर तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन हमने इतना ज्योमेट्री समझना है ना हमको। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद फिर टक्कर हुआ, फिर टक्कर हुआ, फिर टक्कर हुआ, टक्कर होते 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 फिर टक्कर हुआ, टक्कर होते होते जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने क्या एवरेज वेलोसिटी, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई एवरेज वेलोसिटी आई नहीं सर। वजह क्यों है, वजह क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं आई, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चला था टकराते 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 वहीं पर पहुँच गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। जब टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी भी आपका ज़ीरो। लेकिन एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं हुआ, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो चला है ना, ये हमने बात किया था एवरेज, ठीक है, स्पीड, ये स्पीड हुआ, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी है, ये क्या है, स्पीड है। क्लियर। अब क्या किया हमने, अब इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया थ्रू द बैटरी की मदद से। क्या किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से सर क्या हुआ ना, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, कंडक्टर के अंदर फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में। क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज टू लेके नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे पता चल गया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुआ। अब इलेक्ट्रॉन टकराएगा, लेकिन टकराने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पर फोर्स भी लगेगा, टकराने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स भी लगेगा, क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है। कितना के बराबर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसी चार्ज पार्टिकल को हम प्लस क्यू को रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, कितने के बराबर, क्यू ई के बराबर। अगर माइनस क्यू को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर जो फोर्स लगेगा
वो भी QE के बराबर फोर्स लगेगा, लेकिन उसका जो फोर्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। ये सब चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके थे, बस मैंने रिवीजन कराया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से टकराना चाहिए इसको यहाँ पर आके, लेकिन ना टकराने की वजह से ऐसे यहाँ पर टकराया। फोर्स क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लग रहा है तो उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दिया। फिर उसके बाद टकराना चाहिए ऐसे तो टकराया ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लौटना चाहिए घर, तो घर ना लौट करके हल्का सा क्या कर गया, थोड़ा बड़ा बना रहा है, समझ में अच्छे से आए, बहुत हल्का ही ड्रिफ्ट करता है, थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर गया। क्या हुआ, यही दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड। यानी कि यहाँ पहले यहाँ था, इनिशियल पोजीशन यहाँ था, फाइनल पोजीशन यहाँ हो गया, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, ड्रिफ्टेड। अब इस बार जो इसकी एवरेज वेलोसिटी आई बच्चों, ये नॉट इक्वल टू 0। क्यों सर, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इस बार जो एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि इसने तो हल्का डिस्प्लेस कर गया ना, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, थोड़ा सा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसके पास क्या हो गई, एक एवरेज वेलोसिटी आ गई। इसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर चुका, अपने पोजीशन से ड्रिफ्ट कर गया, घसक गया, ठीक है। इसी वेलोसिटी को, इसी एवरेज वेलोसिटी को, दिस एवरेज वेलोसिटी इज सेड टू बी, दिस एवरेज वेलोसिटी इज सेड टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन है, आशीष कुमार सिंह, प्लीज़ बाबू प्लीज़ आप म्यूट कर लो आशीष। हाँ, कितना समझदार बच्चा, एक बार बोलते हैं लेकिन बोलना पड़ता है, कमाल की बात यह है। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। दिस एवरेज वेलोसिटी, दिस एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड, इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। साइंटिस्ट ने एक टर्म दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालने का, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालने का क्या हुआ, अच्छा ठीक है शीश, होता है कभी कभी हो जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, डिफाइन करने का टाइम आ गया कि अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया जाए। तो कैसे डिफाइन किया जाए, कई तरीका है। अच्छा, ये तो कहानी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ हुई ना, ऐसे ऐसे इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है, सब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया। किधर ड्रिफ्ट किया, देखो तो किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। हर इलेक्ट्रॉन, इसमें जितना भी करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। किधर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है सर जी, किधर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। और जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है, यानी कि जिस एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है सर जी, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि इसको डिफाइन करने का तरीका क्या हुआ, हम मतलब नोट्स में लिख दिए हैं कि ऐसा वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो वेलोसिटी जो पॉजिटिव, मतलब कि वो एवरेज वेलोसिटी जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करे, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। या ऐसी वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स अटेंड करे, ऐसी एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन अटेंड करे बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये वेलोसिटी किसकी वजह से आया, किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो एवरेज वेलोसिटी नहीं था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आ जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं बच्चों। आ रही बात समझ में। तो ये कहानी आपको लिखना होगा, ठीक है। दो तरीके से हम बोर्ड मतलब कि नोट्स में हम लिख दिए, दोनों तरीके से डिफिनेशन लिख दीजिए। आप एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई एक तरीका से भी लिख दो, ठीक है। सर दोनों लिख देता हूँ, वो आपकी मर्जी, एक ही तरीके से लिखिए, दोनों सही है। तो उसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है। अब ये है कि इसके साथ अब क्या हुआ, हाँ देखिए, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेंज कितना होता है, किस रेंज से चलता है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी है तो मतलब उसका तो मैग्नीट्यूड होगा ना सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितने के बराबर, ये तो समझ में आ गया ना,
ठीक है, एकदम मोटा मोटी दिमाग में क्या बैठा लो सर, क्या बैठा ले बताइए आप ही, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिस एवरेज वेलोसिटी से चलता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस वेलोसिटी से चलता है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है मूव करता है, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं कंडक्टर के क्रॉस, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गया बात, फंडा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर कितना होता है भाई, इसका ऑर्डर यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। सर बहुत कम है, वाकई बहुत कम है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁴ मतलब अगर सेंटीमीटर में भी चेंज करोगे 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, बहुत कम है ना। तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना कम है, लेकिन फिर भी करंट का ट्रांसफ़र बहुत तेज़ होता है। अगर जैसे हम स्विच ऑन किया, अगर आदमी मतलब कि क्या बोलते हैं 1 किलोमीटर दूर भी खड़ा है तो फ़ौरन उसको क्या हो जाएगा, फ़ौरन शॉक लग जाएगा, कह रहे फ़ौरन करंट पहुंच जाएगा वहाँ पर। जबकि इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी क्या है, बहुत स्लो है, तो फिर भी करंट का ट्रांसफ़र इतना फास्ट क्यों होता है सर? ये दिमाग में बात आई थी कि नहीं आई थी? सर कहाँ, इतना हम कहाँ सोचते हैं, बस हाँ जो आप पढ़ा रहे हैं बस वही सोचते हैं, उसके अलावा कहाँ। अच्छा, एक तो ये दिमाग में बात आई होगी, एक और बात आनी चाहिए था सर, वो कौन सी बात? रैंडम वेलोसिटी हमने बताया, रैंडम स्पीड बताया था कल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन की रैंडम स्पीड कितना होता है, रैंडम स्पीड जो, ठीक है, स्पीड कितना होता है बताइए तो इलेक्ट्रॉन का, हमने कल बताया 10⁵ मीटर पर सेकंड, बहुत फास्ट मूव करता है। कब? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मूव, ये मतलब कि क्या गया, रैंडम स्पीड जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते 10⁵ मीटर पर सेकंड। सर इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से इतना तेज मूव कर रहा है, 10⁵ मीटर पर सेकंड मतलब समझ रहे हैं ना आप, यानी कि 10⁻³ को कहते हैं 1000, ठीक है, यानी कि 10⁻³ मीटर का मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर बोले तो 1 किलोमीटर, और 10⁵ मीटर पर सेकंड तो कितना, 100 किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 100 किलोमीटर भाग रहा वो। स्पीड कम या ज़्यादा? सर बहुत ज़्यादा। तो फिर भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल क्यों नहीं रहा इतना तेज़? छटक जाता, छटक करके बाहर निकल जाता। होता है, बच्चों के माइंड में ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो तो पहले ये डील करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, बहुत ही कम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, लेकिन फिर भी करंट फास्ट क्यों ट्रैवल करता है, बहुत तेज़ी से क्यों ट्रैवल करता है करंट। यहाँ पर स्विच ऑन किया, फ़ौरन करंट पहुँच गया, लाइट फ़ौरन वहाँ पर क्या हो गया, ग्लो करना चालू कर गया, बल्ब अगर लगाया मैं तो वजह क्या है? देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, एक रूम ले लो, रूम कमरा, और रूम में पब्लिक को इस तरीके से खड़ा कर दो कि एक भी जगह रूम में खाली ना हो। एक रूम में पब्लिक इस तरीके से खड़ी है कि एक एक्स्ट्रा पब्लिक खड़ा होने का भी जगह नहीं है, और रूम में 2 दरवाज़ा, एक एंट्री का दरवाज़ा और दूसरा एग्जिस्ट का दरवाज़ा, ठीक है। अब बोलेगा एक आदमी इंटर करो, इंटर जैसे एक आदमी करेगा फ़ौरन एक आदमी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, जगह ही नहीं है, उसको हटाना है रूम के अंदर। क्या हुआ सर, इतना फास्ट एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ ना। वही कहानी इसके साथ होती है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, जैसे एंट्री यहाँ मारेगा इलेक्ट्रॉन, फ़ौरन क्या होगा, फ़ौरन इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाएगा, फ़ौरन फास्ट। नहीं आ रहा, सिंपल तो चीज़ बताया मैंने। एक रूम में अगर पब्लिक, बहुत ऐसी पब्लिक खड़ी है कि एक एक्स्ट्रा पब्लिक खड़े होने का भी जगह नहीं है, वही चीज़ तो यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे एक पब्लिक एंट्री करेगा तो क्या होगा, अगले पब्लिक को रूम से, दूसरे पब्लिक को रूम से बाहर निकलना पड़ेगा। जो कहाँ पर खड़ा है, जो एग्जिस्ट गेट पर खड़ा है, उसको खुद ब खुद धक्का लग करके बाहर चला जाएगा। वही सिचुएशन होता है कि एनर्जी इतना फास्ट ट्रांसफ़र होता है, मतलब करंट इतना फास्ट ट्रांसफ़र होता है। अलग सी बात है कि इसकी स्पीड क्या है, यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होगा, यानी कि चार्ज का ट्रांसफ़र। एनर्जी मतलब जो एनर्जी है चार्ज के फॉर्म में है तो ट्रांसफ़र होगा। खैर छोड़ो, ये तो काम की चीज़ है, तो बस इतना आपको याद रखना, ये सब पूछा भी नहीं जाएगा, बस ऐसे ही मतलब नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो रैंडम, हाँ, ऑर्डर कितना होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करने का काम, यानी कि
उसको फॉर्म करने का काम, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किस वेलोसिटी से किस वेलोसिटी से फॉर्म्ड हुआ, कंस्टिट्यूट हुआ, तो उस वेलोसिटी का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? हाँ, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले नहीं था तो पहले इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं था, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास आ गया तो इलेक्ट्रिक करंट आ गया उस कंडक्टर में। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बनाया किसने? सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी ने, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हो गया। यानी कि अब तो समझ में आना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जब चार्ज पार्टिकल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन देन इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म्ड। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकुलर डायरेक्शन सिर्फ स्ट्रेट ही लाइन होना चाहिए, मतलब एक तरीके से मूव कर रहा है, एक सिस्टमेटिक वे से मूव कर रहा है, एक सिस्टमेटिक वे से मूव कर रहा है, चाहे ऐसे मूव कर रहा हो, ऐसे मूव कर रहा हो तो सिस्टमेटिक वे से मूव कर रहा है, सर्किली पे मूव कर रहा है तो सिस्टमेटिक वे से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो सिस्टमेटिक वे से अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो समझ जाइए वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन हो गया। और रैंडमली ऐसे 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 फिर वहीं पर आ गया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, वो तो रैंडम मोशन। तो खैर धीरे धीरे और फील आते चला जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ और टर्म है जिसको डिफाइन करना ज़रूरी है। सर वो क्या है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किए थे, किसके अक्रॉस? कंडक्टर के क्रॉस। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर गया था, ये इलेक्ट्रॉन का इनिशियल पोजीशन ड्रिफ्ट करके, ठीक है, 1 2 3 4, चलो 4 बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ड्रिफ्ट कर गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर गया। अच्छा, ड्रिफ्ट करने में पहला कॉलिजन में समय कितना लगा? T1, दूसरा कॉलिजन में समय कितना लगा? T2, तीसरा कॉलिजन में समय कितना लगा? T3, चौथा कॉलिजन में समय कितना लगा? T4। तो एवरेज टाइम कितना लगा? एवरेज टाइम, अगर एवरेज टाइम नंबर ऑफ टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलिजन, ऐसे ही ना एवरेज निकालते हैं। एवरेज टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, और ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस फिगर के हिसाब से एवरेज टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइडेड बाई 4। इसी एवरेज टाइम को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं बच्चों। कौन सा टाइम कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और इसको डिनोट किससे करते हैं? टाउ से। इसको डिनोट किससे करते हैं? टाउ से। द एवरेज टाइम, ठीक है, टेकन बाय कॉलिजन ऑफ 2 सक्सेसिव कॉलिजन, यानी एवरेज टाइम टेकन बाय बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन, 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम लिया गया आपको, वही एवरेज टाइम को क्या किया गया? क्या कहा गया? रिलैक्सेशन टाइम कहा गया। डिफिनेशन लिखा हुआ नोट्स में, ठीक है। अब एक सवाल, ये रिलैक्सेशन टाइम बढ़ सकता है, घट सकता है कि नहीं सर? हाँ, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। सर बढ़ता कब है और घटता कब है? ठीक है, अगर मेटल्स को गर्म करेंगे हम, ये मान लिया कंडक्टर है, अलग सी बात है नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, ओम्स लॉ में हम सोचा था बता दें, लेकिन नहीं, पहले हम यहीं पर क्लियर करते थे। ओम्स लॉ में डिस्कस करेंगे इसका रिलैक्सेशन टाइम का, जब ओम्स लॉ पढ़ाएंगे तब। लेकिन खैर जब अभी बात समझ में आ जाएगी तो अभी भी थोड़ा सही है, समझ में आ जाएगा तो वहाँ पर और आसानी हो जाएगा, दोबारा रिविज़न हो जाएगा। अब देखिए, कंडक्टर को अगर हम हीट करेंगे, यानी कि टेम्परेचर हम देंगे, तो बताओ जो टकराने का समय घटेगा या बढ़ेगा? अगर किसी चीज़ को हम क्या कर दिया, हीट दिया, मेटल्स को अगर हीट किया तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा और तेज़ हो जाएगा, ठीक है, और पागल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। पहले ही तो पागल था ही, अलग सी बात है, लेकिन टेम्परेचर देने पर क्या हुआ सर, हमको गर्म, मतलब अगर किसी गर्म चीज़ से हमको अगर टच कर देंगे, हम खुद पागल, हम भी भागने लगेंगे। तो वही चीज़ है, जब मेटल्स को हम गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और भागेंगे और तेज़ी से मूव करने लगेगा, और तेज़ी से मूव करने लगेगा तो कॉलिजन टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि जल्दी कोलाइड कर जाएगा। कॉलिजन टाइम अगर घट गया तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया। कॉलिजन टाइम घट गया तो क्या घट गया? ये तो कॉलिजन ही टाइम है ना, T1, T2, T3, T4, ये सब क्या है? कॉलिजन टाइम है। अगर टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन, ठीक है, टाउ क्या हो जाएगा? डिक्रीज। समझो बात को, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वजह क्या है? कॉलिजन टाइम घट जाएगा, और कॉलिजन टाइम अगर घट गया तो उसका एवरेज टाइम, सक्सेसिव कॉलिजन का एवरेज टाइम घट जाएगा, ठीक है, वही एवरेज टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में हटा के चलेगा बच्चों, याद रहेगा एकदम सर,
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो इसलिए ये सब फंडा क्लियर होना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, यानी कि टक्कर बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, जल्दी जल्दी टक्कर होने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। एक नया टर्म्स और आया, ये डिस्टेंस कुछ तय किया। पहला कॉलिजन में कितना डिस्टेंस तय किया, x1, दूसरा कॉलिजन में कितना डिस्टेंस तय किया, x2, तीसरा कॉलिजन में x3 और चौथा कॉलिजन में x4। तो एवरेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एवरेज डिस्टेंस बताओ तो बच्चों। तो एवरेज जो डिस्टेंस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। इस एवरेज डिस्टेंस को कहते हैं मीन फ्री पाथ। ये सब टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, मीन फ्री पाथ क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। तो डिफाइन कैसे करेंगे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन जो सक्सेसिव कॉलिजन जो हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो सक्सेसिव कॉलिजन हो रहा है, उसका एवरेज डिस्टेंस आप पता कर लो। मुझे क्या पता चल गया सर, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ लेम्डा पता चल गया। क्लियर है। अच्छा एक बात ऐसे भी कह सकते थे, रिलैक्सेशन टाइम को ऐसे भी कह सकते थे, जो टाइम ड्रिफ्ट करने में लगा, जो एवरेज टाइम क्या लगा, जो एवरेज टाइम इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट होने में लगा, उस एवरेज टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम को। और सबसे बेस्ट ऐसे भी है, द एवरेज टाइम टेकन बाय मतलब टू सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक है, तो बस समझना है, फील आना चाहिए। या ऐसे भी डिफाइन कर सकते, जो एवरेज टाइम ड्रिफ्ट होने में लगा इलेक्ट्रॉन्स को, उसी एवरेज टाइम को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। मीन फ्री पाथ हो गया, तो ये सब टर्म है। चलिए अब आइए एक्सप्रेशन की बात कर लें, यही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्सप्रेशन ऑफ करंट, एक्सप्रेशन ऑफ I in terms of VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में करंट का एक्सप्रेशन निकालना। तो ऐसा करते हैं, एक कंडक्टर बनाते हैं, एक कंडक्टर हमने बनाया, इस कंडक्टर में क्या अप्लाई कर दिया सर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पास। ठीक है, एक एलिमेंट हमने काटा, क्या काटा, एक एलिमेंट लिया, इसी का थोड़ा सा हिस्सा, उस एलिमेंट का थिकनेस dx। अच्छा एक बात हम बता दें बच्चों कि करंट जो है दो तरीके का होता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। कभी कभी चीज़ें स्किप कर जाती हैं, कोई बात नहीं सर, याद तो आ जाता ना है। करंट दो तरीके का, पहले बता दें। एक तो अभी अभी देखा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ ड्रिफ्ट करता है सर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन। एकदम सही कहा आपने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट हम लिख रहे हैं, उस करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे या रियल करंट कहेंगे। इलेक्ट्रॉन की वजह से हम जो करंट लिख रहे हैं, उस करंट को हम क्या कहेंगे, रियल करंट कहेंगे, रियल करंट, या उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन की मदद से करंट अगर लिख रहे हैं हम, तो यानी कि जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है करंट उधर ही जा रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा ना कि नहीं, हम रियल करंट पर स्टडी करेंगे नहीं, सर्किट का जितना भी प्रॉब्लम स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। जब ई माइनस इधर मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट कौन मूव कर रहा है, कन्वेंशनली माना गया, कन्वेंशनली कहा गया। फालतू की बात है, कोई चीज़ नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ तो इलेक्ट्रॉनिक का मूवमेंट होता है। लेकिन कन्वेंशनली क्या मान लिया गया, अगर ई माइनस इधर मूव कर रहा है तो ई प्लस इधर मूव कर रहा है। देखो ये किस लिए माना गया बताते हैं। जैसे मान लिया कोई कैपेसिटर ही है, अगर निगेटिव चार्ज यहाँ से निकल के गया तो इस पर कौन सा चार्ज आया, सपोज करो ऐसे, अगर मान लिया इधर से निगेटिव चार्ज गया, निगेटिव चार्ज, तो इस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इधर कौन सा चार्ज आया, निगेटिव। यानी कि निगेटिव चार्ज जा रहा है तो पॉजिटिव, तो ऐसा देखने में लग रहा है निगेटिव चार्ज इधर आ रहा, पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है। ये फील हो रहा ना। अगर एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में मतलब एक जगह से निगेटिव चार्ज उधर जा रहा है, तो जिधर जा रहा है तो उधर तो निगेटिव एसोसिएट हो रहा है,
तो इधर क्या एसोसिएट हो जा रहा है, पॉजिटिव। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि इधर निगेटिव जा रहा है तो इधर पॉजिटिव आ रहा है। वही कन्वेंशनली मान लिया गया। शुरू से यही मान करके हम लोग चलते हैं, तो हम लोग भी पढ़ाई उसी तरह करते हैं। साइंटिस्ट भी उसी तरह से बोले कि नहीं, पढ़ना उसी तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट करंट का डायरेक्शन लेना है, और दिस इज कॉल्ड नॉट रियल करंट, वो कन्वेंशनल करंट हुआ। यानी कि पूरा काम कन्वेंशनली हम लोग का चलेगा आज के बाद। यानी करंट का डायरेक्शन उधर ही लेना है जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन लेना है। यानी कि ई माइनस इधर मूव कर रहा है तो ई प्लस क्या हो रहा है, इधर मूव कर रहा है। और जिधर ई प्लस मूव करेगा, ये कन्वेंशनली माना गया है, उधर ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। सुन लो गांव वालों, इसको क्या कहा जाता है, कन्वेंशनली माना गया तो इसको कन्वेंशनल करंट कहा गया। ठीक है। और पूरी सर्किट की स्टडी जो होगी आगे जाके किस करंट पर होगी, रियल करंट पर स्टडी नहीं होगी। करने के लिए कर सकते हैं स्टडी, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा ना, बार बार जो एक्सप्रेशन में निगेटिव का फंडा आएगा, चार्जेस निगेटिव है ना, और निगेटिव का फंडा आएगा तो अच्छा नहीं लगता। निगेटिव टर्म एक्सप्रेशन में निगेटिव टर्म सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो साइंटिस्ट को आसानी के लिए क्या किया, चलो कन्वेंशनल करंट मान करके जितना भी डेरिवेशन है सब कन्वेंशनली पर करेंगे, और जिसकी वजह से रिजल्ट ज़्यादा पॉजिटिव मिलता है, और रिजल्ट पॉजिटिव को बेस्ट मानते हैं लोग। तो ये चीज़ है। अब शुरू से मान के अब चला ही जा रहा है कि करंट का डायरेक्शन इधर ही लेके चलना है आपको, तो उसी से स्टडी पूरी होती है सर्किट की। कुछ समझ में आया, कुछ फंडा, क्या लॉजिक है कन्वेंशनल करंट का। रियल करंट तो ये है, ये तो कन्वेंशनल, ये माना हुआ करंट है। ठीक है। और किस कंसेप्ट से माने, अभी बताया कि ई नेगेटिव जब इधर आ रहा है तो देखने में लगेगा ई पॉजिटिव उधर जा रहा है, जबकि ई पॉजिटिव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन जो फील आता है कि ई पॉजिटिव उधर जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग करंट का डायरेक्शन ले लेते हैं। तो ये कन्वेंशनल करंट। ठीक है। तो रियल करंट और कन्वेंशनल करंट समझ में आ गया। कभी कभी सवाल आता है, देखो बच्चों को कैसे क्या आता है, यानी करंट मतलब अगर कहेगा करंट, फाइंड द करंट, तो बेसिकली कौन सा करंट निकालने के लिए आपको बोलेगा। अब समझो, अब रियल करंट के बारे में चर्चा नहीं होगी, वो तो एक बार समझा दिया था, कहेगा फाइंड द करंट इन ए सर्किट। तो किस करंट को निकालने के लिए बोला, वो बार बार नहीं बोलेगा फाइंड द कन्वेंशनल करंट इन ए सर्किट। जब भी करंट का नाम ले तो हम लोग बच्चों को क्या सबको यही समझना है कि कौन सा करंट निकालने के लिए कहा जा रहा है, कन्वेंशनल करंट निकालने के लिए कहा। इवन की क्वेश्चन यहाँ तक बोर्ड एग्जाम में आता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ माइंड चेक करता है कि बच्चे का कंसेप्ट बना है कि नहीं बना है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, क्वेश्चन रहेगा इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, बस इतना ही पूछेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप फौरन समझ जाओ, करंट बोले तो कन्वेंशनल करंट। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस। कुछ समझ में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो करंट किधर मूव करेगा, करंट मूव करेगा सर इस डायरेक्शन में। ये बस चेक किया था कि बच्चे का कंसेप्ट बना कि नहीं बना। यानी कि बच्चा जब सर्किट को एनालाइज करेगा तो उसे कौन सा करंट को लेकर के एनालिसिस करना होगा सर्किट में, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलो हाँ, आ ही गया होगा। आइए, तो यानी करंट दो तरह का, एक रियल है एक कन्वेंशनल। हम लोग काम किस पर करेंगे, मैक्सिमम काम किस पर करेंगे, मैक्सिमम तो आपका यानी कि 99% काम किस पर होगा, सब कन्वेंशनल करंट में काम होगा। क्योंकि शुरू से यही करते हुए आ रहे हैं। जब हमारे बड़े कहने वाले हमारे मतलब साइंटिस्ट ने जब ये काम किया, सब काम कन्वेंशनल करंट पर किया, तो हमारी क्या औकात, हम भी कन्वेंशनल करंट पर काम करेंगे सब कुछ। अगर वो रियल करंट पर काम करते तो हम लोग रियल करंट पर काम करते हैं। चलो, तो एक्सप्रेशन ऑफ आई इन टर्म्स ऑफ वीडी, एक्सप्रेशन ऑफ आई इन टर्म्स ऑफ वीडी देखते हैं। तो एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का थिकनेस कितना लिया, dx, उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है। कौन सा चार्ज मूव करा है, रिजल्ट पॉजिटिव आना है तो E प्लस मूव कराइए सर। अगर E माइनस मूव कराते तो रिजल्ट आपका निगेटिव आता। हाँ, रिजल्ट आपका निगेटिव, तो E प्लस मूव कराए तो E प्लस किधर मूव करेगा सर, E प्लस जो मूव करेगा वही E प्लस मूव करने का डायरेक्शन, जिधर करंट मूव कर रहा उधर E प्लस मूव कर रहा, क्योंकि E प्लस ही के डायरेक्शन में करंट लेते हैं हम लोग। कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। अच्छा, इसको मूव करने में यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन को यानी कि इस थिकनेस को मतलब क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, T टाइम। कितना टाइम लगा, T टाइम मान लिया। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लिया, ये जो एलिमेंट हमने काटा दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट में
कितना करंट फ्लो कर रहा है वही हम निकालना चाह रहे हैं। इस एलिमेंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए माना, इस एलिमेंट का थिकनेस मैंने dx माना। ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है ई प्लस फ्लो जो हो रहा है किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। जो क्या बोला, किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, vd से। ठीक है, क्लियर? ई प्लस ठीक है, किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है आइए देखते हैं। एलिमेंट का थिकनेस कितना लिया? dx लिया। ठीक है, इसमें बहुत सारा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलिए ई प्लस बोलिए, n नंबर, जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही तो ई प्लस होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ई प्लस। क्लियर है? तो इसमें करंट फॉर्म होगा, यानी करंट इससे फ्लो होगा। कितना फ्लो होगा करंट? करंट कितना फ्लो होगा? I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। स्टेडी करंट है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q इज इक्वल टू क्या लिखें? अब बताइए, इसमें टोटल नंबर ऑफ E प्लस कितना है? चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, क्वांटाइज के फॉर्म में हम ना फ्लो करेगा, तो E इज इक्वल टू क्या लिखिए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E। इस एलिमेंट के थ्रू जो करंट पास हो रहा है, इस एलिमेंट के थ्रू जो करंट पास हो रहा है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q कितना लिखे? NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से नंबर ऑफ E प्लस। नंबर ऑफ E प्लस बोलो, जितना E प्लस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, दोनों सेम ही चीज़। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए या E प्लस बोलिए। आ रही बात ना? फील हो रहा है ना? फील आ रहा है ना? हाँ, तो यानी कि T, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही E प्लस होगा सर, क्योंकि E प्लस मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही समझिए, बस डायरेक्शन अपोजिट है। E प्लस इधर तो E माइनस उधर, तो NE। तो I इज इक्वल टू क्या? अब मुझे क्या करना? T निकालना। बताइए कितना डिस्टेंस तय किया इस चार्ज को फ्लो होने में, अंदर जो चार्ज है इस चार्ज को फ्लो होने में डिस्टेंस कितना है? dx तय किया कितने टाइम में? t टाइम में। किस स्पीड के साथ? तो हम लोग जानते हैं t बराबर जानते हैं ना, जैसे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही, तो टाइम की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए? डिस्टेंस कितना लिखें? डिस्टेंस आपका dx हो गया। स्पीड कितना लिखे? स्पीड वही vd, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो NEVD डिवाइडेड स्मॉल v है, vd बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई x। ये क्या हो गया? करंट आया। अभी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो और भी कुछ करना है इसके साथ। NEVD स्मॉल v और dx। अब देखो वॉल्यूम लिखो, तो इस एलिमेंट का अगर वॉल्यूम लिखा जाए, वॉल्यूम कैपिटल V से लिखा है वॉल्यूम, V मतलब कैपिटल V मतलब वॉल्यूम, और स्पीड में V मतलब स्पीड V जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम लिखने का यही तरीका है ना। तो एरिया कितना है बताइए? तो एरिया कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस एलिमेंट का A मान लिया, और थिकनेस कितना है? dx। तो कितना हो गया? तो dx इज इक्वल टू v बाई ए। v क्या है? v स्पीड मत समझ जाना बच्चों, v क्या है? v वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बटा एरिया। इस एलिमेंट का वॉल्यूम लिख रहे हैं हम, तो एरिया, इस एलिमेंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A है, और थिकनेस कितना है? dx है। तो वॉल्यूम लिखा गया इस एलिमेंट का, तो ds कितना हो गया? v बाई ए। तो ds की जगह पर v बाई ए पुट कर दे, यहाँ पर क्या कर दे? v बटा ए पुट कर देते, तो a ऊपर चला जाएगा, NEVD A और डिवाइडेड बाई v। ये n बाई v क्या है? इसको एक टर्म दिया स्मॉल n, ठीक है, ऐसे सजा के स्मॉल n क्या है? स्मॉल n मतलब n बाई v, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E प्लस बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, दोनों सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये। n क्या है? सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा, ये एक्सप्रेस भी करने आना चाहिए। I इज इक्वल टू NEAVD, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n का नाम क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट। देखो पर, अगर वॉल्यूम को यूनिट कर दे, एक कर दे, तो यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम।
ये आया समझ में, I इज इक्वल टू NEAVD। नोट्स में पूरा अच्छे ढंग से आपको बनाया हुआ है, बस एक बार इसको समझ जाइए तो फिर वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्लियर है? अब देखो, यानी कि I को फॉर्मेशन होने के लिए VD का होना कंपलसरी है, यानी कि VD नहीं हुआ तो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में अप्लाई नहीं किए थे तो VD कहाँ आया था, एवरेज वेलोसिटी आया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, नहीं तो VD 0 था, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बना था। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी होना ज़रूरी है, ये इन का भी होना ज़रूरी है। इंसुलेटर में इन नहीं होता। सर इन क्या है, अरे इन वही है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इंसुलेटर में इन होता है, नहीं होता है, तो इंसुलेटर में इन नहीं होता तो करंट का फॉर्मेशन में नहीं होगा। यानी करंट का फॉर्मेशन होने के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी होना ज़रूरी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी होना ज़रूरी है। यानी करंट को बनाने के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी होना ज़रूरी है, तभी ये करंट कंस्टिट्यूट हो पाएगा। क्योंकि एरिया तो मिल जाएगा, सब एरिया तो सबके पास होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एक कंडीशन में आता है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो वो तो कुदरत की देन है। अगर कुदरत ने चाहा जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देना तो उसको दिया, जैसे कि कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिया गया और इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिया गया, वो तो हम लोग के बस की बात नहीं। सेमी कंडक्टर में हम लोग की बस की बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसलिए आज इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सब किस चीज़ से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोले तो मोबाइल टीवी कंप्यूटर सब आपको सेमी कंडक्टर से बना हुआ है, कंडक्टर से नहीं बना हुआ है। तो सेमी कंडक्टर बहुत बड़ा रिसर्च का फील्ड है। खैर मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे डिटेल सेमी कंडक्टर के बारे में, अभी नहीं, अभी तो बस ये। अब देखो अभी पीछा नहीं छोटा, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट। उसमें रिलेशन क्या होगा, I इज इक्वल टू NEAVD, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर A को इधर लेते आए, किसको, A को इधर ले आए तो I बटा A क्या कहेंगे बताओ, I बटा A कहेंगे NEVD। I बटा A को एक नया टर्म्स दिया गया, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, J से, यानी कि J बराबर क्या हो गया, NEVD। और कह दे बच्चों कि J जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट स्केलर क्वांटिटी है लेकिन करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो रिजल्ट मेरा क्या आता, जहां पर Q इज इक्वल टू NE लिखे थे ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेके हम बनाते तो Q इज इक्वल टू NE नहीं लिखते, माइनस NE लिखते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज नेगेटिव होता तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। इसलिए रियल करंट पर काम नहीं करते हम लोग, सब कन्वेंशनल करंट पर काम करते हैं कि साफ सुथरा रिजल्ट आए तो देखने में भी अच्छा लगे। तो खैर, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, जिधर E प्लस फ्लो करता है या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। क्लियर है? तो करंट डेंसिटी यानी कि करंट पर यूनिट एरिया। अच्छा गौर से देखो तो करंट इधर जा रहा है, करंट का फ्लो इधर है, एरिया के परपेंडिकुलर करंट है या करंट के परपेंडिकुलर एरिया। अरे एरिया का जो सरफेस देखो ना, सरफेस एरिया देखो ना, करंट के परपेंडिकुलर है ना, तो कौन सा एरिया हम लोग लेते हैं, कौन सा एरिया लेते हैं, जो करंट के परपेंडिकुलर है वही एरिया लेते हैं। थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करते हैं करंट डेंसिटी पर, आइए करंट डेंसिटी पर और थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये तो समझ में आया करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, लेकिन और थोड़ा सा अच्छे से डिटेल एनालिसिस करते हैं। मान लिया एरिया, ठीक है, ये एरिया का डायरेक्शन है, बोलो बच्चों, एरिया का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल आउटवर्ड टू द सरफेस होता है, हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैट में। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा, करंट का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। बताइए इस करंट, इधर एरिया कंपोनेंट कितना हो जाएगा, A cos थीटा, इस एरिया का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, A sin थीटा। बताइए ये जो करंट है किस एरिया को पेनिट्रेट कर रहा है, बताओ, A cos थीटा को पेनिट्रेट कर रहा है कि A sin थीटा को पेनिट्रेट कर रहा है? सर A cos थीटा को पेनिट्रेट कर रहा है, और जिसको पेनिट्रेट करेगा वही एरिया लिया जाता है, जिसको पेनिट्रेट करेंगे क्या करेगा करंट, वही एरिया लिया जाता है। तो करंट डेंसिटी बराबर क्या लिख सकते हैं, I बाई A नहीं लिखेंगे इस बार क्या लिखेंगे, I बाई A cos थीटा।
यानी कि उस एरिया को लिया जाता है जिस एरिया को क्या करे, जो करंट, उसी से डेंसिटी पता चलती है, करंट डेंसिटी। तो करंट पर यूनिट एरिया, विच टाइप्स ऑफ एरिया इज टेकन आउट, दोज एरिया इन विच करंट इज डायरेक्टली पेनिट्रेट, जिस एरिया को पेनिट्रेट करते हुए निकल रहा है वो एरिया को। और जिसको एरिया को पेनिट्रेट ही नहीं कर रहा उसको डेंसिटी से क्या पता ही नहीं चलेगा कितना डेंसिटी है। पेनिट्रेट करेगा तभी तो पता चलेगा कि कितना डेंसिटी क्रॉस हो रहा है करंट की, करंट डेंसिटी कितना है। तो ये चीज़ है, नोट्स में लिखा हुआ है, अच्छे से समझ लोगे, डिफिनेशन में लिखा हुआ है। तो करंट डेंसिटी हो गया बच्चों। अब उसके बाद क्या सर, करंट डेंसिटी के बाद भूल भी जाते हैं ना कि क्या क्या नोट्स में बना के हम दिया है। अरे यार, क्या कि नोट्स से वाला चीज़ ना पढ़ाना है। करंट डेंसिटी हो गया। हाँ, कभी कभी एक्सप्रेशन आता है, करंट ना बोल करके क्या बोल देगा, NEVD, कि डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको करंट तक डिराइव करने आता है, बस करंट डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो ये हो गया। कभी कभी ऐसे CBSE बोर्ड में देता है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कर लेंगे। चलो अब रिलेशन बिटवीन देख लेते हैं। करंट डेंसिटी का यूनिट बोलो तो जी, यूनिट सब लिखा हुआ है सर, ये सब बताने की क्या ज़रूरत है। करंट का क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट का क्या होता है एम्पियर, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब तो बच्चा वाला चीज़ है सर, ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी, वो तो नोट्स में लिखा ही हुआ है। हाँ, नोट्स में तो सब बात ही लिख देते हैं लगभग। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आइए रिलेशन लिख देते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो इलेक्ट्रॉनिक करंट पर बनाते हैं रिलेशन। E प्लस पर भी रिलेशन बनाते हैं। E प्लस पर रिलेशन बनाते हैं, रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आता। E माइनस पर रिलेशन बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव तो नेगेटिव होता है। इसके पास जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और E का रिलेशन मुझे करना है। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच का, रिलेशन किसके किसके बीच का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन बीच का। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के पास मास हमको पता है, कितना मान लें, m मान लें, क्लियर है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास फोर्स लगा ना, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा सर। फोर्स किधर लगेगा बताओ, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, अंदर में जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। कितने के बराबर फोर्स लगेगा बच्चों, जो फोर्स लगेगा सर -E, वेक्टोरिकली लिख रहे हैं, वेक्टोरिकली माइनस इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, माइनस इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, कि फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर E प्लस पर रहता तो फोर्स उधर ही लगता जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखते, यहाँ पर F इज इक्वल टू डायरेक्ट E लिखते। जैसे ओम्स लॉ में हम ओम्स लॉ जब प्रूफ करेंगे ना, ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट प्रूफ पढ़ना है आप लोगों को, प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर E माइनस नहीं E प्लस लेकर के बनाएंगे। ठीक, वहाँ पर भी यही काम करेंगे। खैर, तो F इज इक्वल टू माइनस इतना तो लिख दिया हमने, क्लियर है। F बराबर क्या होता है, सेकंड लॉज ऑफ मोशन से, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा मास, किसका मास सर, इलेक्ट्रॉन का मास। किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास। तो एक्सेलरेशन निकल गया ना बच्चों, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, तो -E, ये एक्सेलरेशन ऑफ क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट कर रहा है इसी इक्वेशन से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही रहेगा, क्यों नहीं कांस्टेंट रहेगा, जब कंडक्टर का लेंथ कांस्टेंट है तो वोल्टेज भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, V/L। जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, कंडक्टर का लेंथ कांस्टेंट रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कांस्टेंट होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अरे दिस इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये इक्वेशन तो लगा सकते हैं ना। तो एवरेज लिखना है, एवरेज, सब एवरेज लिखना, तो सब एवरेज लिखाएगा, U एवरेज, A एवरेज, टाइम एवरेज।
तो वी एवरेज मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से बाद वेलोसिटी, तो इसको हम वीडी लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि बिफोर अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, अरे इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जीरो था ना। इनिशियल कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने से पहले, फाइनल कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने के बाद। एक्सेलरेशन कितना आया मेरा, ठीक है, ये वो टाइम है जिस टाइम में एवरेज वेलोसिटी मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं बच्चों। इस टी एवरेज को हम रिलैक्सेशन टाइम टाउ कहेंगे। जब समझ में आ रहा ना है, जितना टाइम आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करने में लगता है उसी समय, उसी एवरेज टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, उसी टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो यानी कि वी डी बराबर हो गया, यानी कि सब वेक्टोरिकली दीजिए, तो वी डी इज इक्वल टू माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है सर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, अपोजिट है। ये टाउ क्या इंडिकेट कर, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। टफ लग रहा है क्या, थोड़ा सा बच्चों को लगता है यहाँ पर लेंदी लगता है, ये टॉपिक ही थोड़ा सा बच्चों एज लेंदी है नहीं, कुछ जान ही नहीं है इसमें, रियल मानो तो थोड़ा सा आप सीरियस रहोगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद जब सर्किट पर हम लोग आएंगे तो वो तो चीज़ें फिर इंटरेस्टिंग हो ही जाएगी। बस इसके बाद ओम्स लॉ के बाद चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। जैसे ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे फील आना चालू हो जाएगा। तो इसलिए पेशेंस रखिए, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ाना पड़ता है। कभी कभी पूछ देता है बच्चों के डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिराइव द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने कराया। तो एक बार आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट हो जाएगा, गारंटी। तो चलिए उसके बाद एक नया टर्म्स और आया, समय हो गया बच्चों, टाइम कितना हो गया, एक नया टर्म्स और, चलो कल स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। एक नया टर्म्स बट डिफाइन कर लेते हैं, कल ओम्स लॉ डिटेल पढ़ेंगे और कल से बहुत मजा आने वाला है, गारंटी है इसका। इसलिए आप घबराओगे मत, सोचोगे कि सर ने कहा था इलेक्ट्रिक करंट बहुत फील आने वाला चैप्टर है और हमको फील नहीं आ रहा है, तो ओम्स लॉ से फील आएगा बच्चों बहुत। इसमें भी तो फील आ ही रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। आप लोग एक्सपर्ट बच्चे हो, फील कैसे नहीं आएगा भाई। मोबिलिटी एक नया टर्म्स है, क्योंकि देखा गया ना कि कॉपर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का मूव करने का तरीका एल्युमिनियम में अप्लाई किया गया, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। जितना कॉपर में अप्लाई किया गया उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड किस में अप्लाई किया गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कॉपर में अप्लाई किया गया, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस एल्युमिनियम में अप्लाई किया गया। लेकिन दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग थी। कॉपर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ और था, जबकि दोनों मेटल्स है। एल्युमिनियम के लिए कुछ और था। तो कौन सा सर फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है जो इसको ये क्या कर रहा है, अलग दिखा रहा है? तो उस फैक्टर का नाम क्या है आपको, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हर कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, देखो ना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, उतना बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखा गया हर मटेरियल्स के लिए अलग अलग बढ़ हुआ है। जैसे 2 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो कॉपर में अलग बढ़ा और एल्युमिनियम में अलग बढ़ा, दोनों में सेम बढ़ा तो दोनों में, लेकिन सेम नहीं बढ़ हुआ है। वजह क्या है, तो वजह है कि इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट पुट हुआ, उस कांस्टेंट का नाम क्या है, मोबिलिटी है। वेक्टोरिकली मत लिखिए, मोबिलिटी यानी कि मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो डिफाइन करने का तरीका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हर मटेरियल्स के लिए मोबिलिटी, आप किताब एनसीईआरटी जब खोलोगे, कोई भी स्टैंडर्ड किताब खोलोगे तो हर मटेरियल्स की अलग अलग मोबिलिटी लिखी रहती है। कॉपर की मोबिलिटी कुछ और, एल्युमिनियम की मोबिलिटी कुछ और, गोल्ड की मोबिलिटी कुछ और, सिल्वर की मोबिलिटी कुछ और, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पर हर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होगी। वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से अलग हो जा रहा है, तो उस फैक्टर का नाम क्या दिया गया आपको, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अकॉर्डिंग डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है मोबिलिटी,
क्लियर है। और भी चर्चा हम आगे करेंगे मोबिलिटी के बारे में, मोबिलिटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में सब चर्चा होगा। बस आप पेशेंस रखिए। कल हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ से डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिएगा नोट्स को, और जहाँ पर डाउट होगा हमें व्हाट्सएप से पूछिएगा कि सर यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया, हम समझा देंगे उसको। ठीक है बच्चों, मीटिंग को एंड करते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक का नाम क्या रहेगा? ओम्स लॉ। चलिए।